जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज बच्चों हम चर्चा सिर्फ लिमिट्स पर करेंगे, डेरिवेटिव्स पर बाद में। लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट का देखो हिंदी में तो मतलब होता है सीमा, है ना। हम कहाँ तक पहुँचे वो हमारी सीमा है, हमारी लिमिट है, हमारी रेंज है ना। तो लिमिट्स जो भी होती है ना बच्चों, वो केवल फंक्शंस की होती हैं, फलन की सीमा होती है और किसी चीज़ की नहीं। तो ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना। फंक्शन रिलेशंस ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, और ये मैं ले लेती हूँ 2x+1। ओके, कोई भी एक फंक्शन है। मैंने आपसे बोला इसकी वैल्यू मुझे आप ज़ीरो पर बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, x के प्लेस पर ज़ीरो रख दीजिएगा और यहाँ पर ये 0+1 आप मुझे बोलोगे मैम इसकी वैल्यू 1 है एट ज़ीरो, एट x इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अगर मैं वर्ड्स चेंज कर दूँ, मैं आपसे बोलूँ कि जब x ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तब आपका एफ एक्स कहाँ जा रहा है। बात वही है, थोड़ा सा बोलने का अंदाज बदल गया और यही चीज़ हमारा एक पूरा चैप्टर बन के हमारे सामने खड़ा है। अभी मैंने बोला x इज इक्वल टू ज़ीरो पे आप वैल्यू बताइए, आपने फटाफट बता दी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा होगा या जा रहा होगा, बढ़ रहा नहीं, देखो ऐसा भी हो सकता है ये ज़ीरो है, यहाँ से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से कम होता हुआ ज़ीरो की तरफ आ रहा है, दोनों हो सकते हैं, है ना। लेकिन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तब आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या कीजिएगा। आप क्या करना, एक आप टेबल बनाना एक्स एफ एक्स, ठीक है। अब हम लेते हैं 0.5, एक छोड़ देते हैं 0.7, फिर ले लेते हैं 0.9, ठीक। सॉरी, ये 1 की तरफ जा रहा है तो हम ये 0 की जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है। किसी धुन में मैंने इनको 1 के लिए ले लिया, ओके 1 के ले लेते हैं। तो ये हम 1 नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। 0.5 ले लिया, 0.7 ले लिया, 0.9 ले लिया, 1 के बहुत नज़दीक वाले नंबर्स ले लिए, बट हम 1 नहीं ले रहे हैं। और एक ले लो नज़दीक, 0.99 ले लो, हाँ 1 नहीं लेना। इसके बाद आप क्या करो, 1.01 ले लो, 1.01, 1 नहीं लेना, 1.01, 1.02 ले लो, एक और ले लो 1.03, यहाँ ले लिया, ओके। अभी हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन का क्या होने वाला है बच्चों। 0 नहीं, 1 ले लिया, ओके। ये था फंक्शन 2x+1, 0.5 रखा आपने, तो ये हो गया 2, 0.5 रखने से कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद आपने रखा 0.7, तो ये हो गया आपका 1.2.4 हो गया। 0.9 रखा तो 1.8 और 1, तो ये 2.9 पहुंच गया, 2.8 पहुंच गया। अब आप आ जाओ 0.99 पर, तो 99 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.98 आ गया, +1, तो ये बच्चों कितना हो गया, 2.98। देखो आप बढ़ते जा रहे हो 1 की तरफ, फंक्शन आपका बढ़ता जा रहा है 3 की तरफ, और वैसे भी आप 1 रखोगे ना तो 2 1 2 +1 कितना आने वाला है, 3 आने वाला है ना। तो ये 3 की तरफ बढ़ रहा है। अब आप आ जाइए 1.01 पर, तो 2 इंटू ये हो गया 2.02, +1, तो ये हो गया आपका 3.02। 1.02 रखा तो ये हो गया 2.04, तो ये हो गया 3.04। मतलब अगर आप इस तरफ से उल्टा लौट रहे हो, 1.03 भी रख लें तो ये आपका हो जाएगा 3.06। गॉट इट। तो यहाँ से अगर उल्टा लौट रहे हो 3 की तरफ, 1 की तरफ, या यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हो 1 की तरफ, दोनों केसेस में आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, आपका फंक्शन वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है। तो अब आप इसको मेंशन कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे LIM, लिमिट, है ना। इंग्लिश और हिंदी बच्चों एक जैसी बात है, यहाँ पर कई लोग, कई टीचर्स LT लिखते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मुझे लिमिट लिखना LIM अच्छा लगता है, आप ये भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके। तो हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स,
ये आपको मिलने वाला है 3। ठीक, तो ये जो 3 है ये लिमिट कहलाएगी, यानी कि अगर ये a होता तो इसकी लिमिट a, b होता तो b, तो हमारा जब x 1 की तरफ जा रहा है तो हमारा जो फंक्शन 2x + 1 है ये हमको 3 तक लेकर जा रहा है, लेकिन 3 पहुंच नहीं रहा बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपने अगर 1 रखते डायरेक्ट, जैसे हमने 0 पे किया और प्रैक्टिकली आपको 1 करके दिखा दिया बाय मिस्टेक, तो इसको 2 × 1 + 1 करके डायरेक्ट 3, तो F1 पर ये 3 होता, बट ये अभी 1 नहीं है, 1 की तरफ जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट से जा रहा है चाहे वो राइट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। तो इन जनरल बच्चों हम क्या करते हैं, एज x टेंड्स टू a and fx tends to b, then b is called the limit of the function fx। और symbolically आप कैसे लिखोगे, limit x tends to a fx is equal to b, ये मैंने आपको ऐसे लिखकर दिखाया, ये डेफिनेशन की तरह से आएगा। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की सीमा क्या है, फंक्शन की सीमा b है। ठीक है, ये एक चीज थी जो बहुत अच्छी थी, जरूरी थी, शुरुआत थी, है ना। लिमिट क्या है, लिमिट में आप पहुंचते नहीं हैं, पहुंचने वाले होते हैं। ठीक है, एक अंदाजा है, एक एजम्पशन है, ठीक है, अंदाजा है, लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब इसी चीज को अगर मैं आपको फंक्शन की तरह से समझाऊं, ओके, मैं यहाँ पर बच्चों कार्टेशियन सिस्टम बनाती हूँ, हाँ, 2-3 बना लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए। हालांकि लिमिट क्लियर हो गया होगा, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, हाँ, लेकिन समझा देते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो ये मैंने आपका 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय तल बना दिया, निर्देशांक बना दी। ठीक है, मैं 2 कलर के पेन लेकर आपको समझाती हूँ। ओके, एक ऐसा है, एक फंक्शन यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक, इधर आ रहा है। ओके, ये आपकी x = 1 ले लिया मैंने, 1 0 पॉइंट ले लिया, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और एक फंक्शन यहाँ से झूमता झामता आ रहा है, अरे बाबा रे, दूसरा कलर लेना चाहिए था। यहाँ से दूसरा फंक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक, दोनों आकर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। ये कौन सा है, 2y = 2, तो ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर फंक्शन की लिमिट हो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट से वैल्यू चलकर आए और राइट से वैल्यू चलकर आए और एक जगह उनका संगम हो जाए। तो ये 1 पर इसकी वैल्यू y की 0 आ रही है, हम आपको पता ना फंक्शन y एक्सिस पर लेते हैं, fx की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2, आपको दिख रही है, एग्जिस्ट हो रही है, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा हुआ कि अब ये वाला मेरा इधर से जा रहा है, मान लीजिए ऐसे, ठीक, ये जा रहा है 2 पर, और यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ 1.5 या 1 पे अटक रहा है। तो वैल्यूज तो ले रहा है, मतलब घटता हुआ आ रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन ये दोनों एक जगह पर मीट नहीं कर रहे हैं। ये बढ़ता हुआ मान लीजिए दिख भी रहा है, ये बढ़ता हुआ 2 पर जा रहा है, ये घटता हुआ 1 पर आ रहा है। एग्जिस्ट तो मतलब आ तो रहे हैं, कोई नंबर तो प्रॉपर आ रहा है, बट ये दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, तो भी ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक, अब अगर ऐसा हो, ये फंक्शन ऐसे जा रहा हूँ अनंत तक, इन्फिनिटी तक, इधर वाला फंक्शन इधर जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो अगर इन्फिनिटी होगा ना, अनंत होगा, तो भी वो एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। हम ये मानकर चलेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, सॉरी, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इससे हम किस नतीजे पर पहुंचे, हम इस नतीजे पर पहुंचे बच्चों कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और लिमिट 2 तरह की होती है। एक होती है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंडेड लिमिट, बाएं तरफ से आने वाली, और दूसरी होती है राइट हैंडेड लिमिट। बच्चों इंग्लिश और हिंदी इनको कंबाइंड मानकर चलो, आप भी ऐसे ही लिख देना, नहीं तो बाईं सीमा और दाईं सीमा ऐसे करेंगे आप, है ना। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट, ठीक।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था, उसमें मैंने फंक्शन लिया था 2x+1 और x इज इक्वल टू 1 पर, सॉरी x इज टेंडिंग, देखो टेंड्स टू 1, टेंड्स TENDS या अप्रोचेज, ऐसे कुछ भी बोलोगे। हाँ, और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे 1 की तरफ अग्रसर होता है, x एक की तरफ अग्रसर होता है, ठीक है, या टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। तो बच्चों में अप्रोचेस या टेंड्स, मेरे को टेंड्स की ज़्यादा आते थे, तो टेंड्स टू बोलूँगी, आप समझ जाना अग्रसर होता है, ठीक। तो जब x 1 की तरफ अग्रसर हो रहा था तो आपका फंक्शन 3 की तरफ अग्रसर हो रहा था, आपको मालूम है, आपने भी पिछले पेज पर देखा है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ की लिमिट लगानी है। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि बाईं तरफ से आ रहा था fx, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि दाईं तरफ से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, है ना। दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और ये दोनों किसके बराबर थी? 3 के बराबर आ रहे थे, मतलब चलते हुए चले आ रहे थे ये लोग, है ना। तो ये एग्जिस्ट कर रहा था ऐसे 3 की तरफ, तो इसका मतलब ये सीमा का अस्तित्व है। तो सीमा का अस्तित्व कहाँ नहीं है? कुछ अनडिटरमाइंड या इनडिटर्मिनेट, दोनों ही शब्द ठीक है, इनडिटर्मिनेट यानी अपरिभाषित पद होते हैं, जैसे कि कहीं पर 0/0 हो जाए, अब आपको सीमा लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आप कह सकते थे मैडम सीधे 1 रख दो ना, क्यों नाटक कर रहे हो, कर दो 1 इसको, ठीक है, कर दिया, आपकी बात मान ली। अब अगर ये फंक्शन ऐसा हो, मान लो, हाँ ऐसा हो, fx इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x-1, और मैं आपसे कह रही हूँ कि x टेंडिंग टू 1, अब लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट लगाइए। अब क्या कीजिएगा? 1 - 1 क्या? 0, 1 - 1 क्या? 0। कभी पढ़ा है आपने ये कभी आपने संख्या देखी है कहीं पर? इसको इनडिटरमाइंड टर्म कहते हैं। और फिर यहाँ पर बच्चों हमारा काम शुरू होता है, कौन सा? लिमिट का, ठीक। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखने से आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है। 1 की तरफ बढ़ो, चाहे लेफ्ट से बढ़ो चाहे राइट से बढ़ो, और देखो कि क्या वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके इसका दिखाती हूँ। तो उसके पहले हम थोड़ा सा इनडिटरमाइंड टर्म्स के बारे में चर्चा कर लें। एक तो अभी अभी आपने सीख ली 0/0, है ना। अगर 0/∞ हो जाए, या ∞/0 हो जाए, या ∞/∞ हो जाए, या ∞ प्लस या माइनस ∞ हो जाए, ∞× 0 हो जाए, ∞ हो जाए, और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं। देखो 0 पे 0 पावर, 0 पे ∞ पावर, ∞ पे 0 पावर, और कितनी चाहिए बाबा? अब अभी तो ये बच्चों आपके लिए इनडिटर्मिनेट टर्म्स हैं, आप अभी इन्हें परिभाषित नहीं कर पा रहे। लेकिन आप मैथ्स में अगर आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आप पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस। ये एक टॉपिक होता है, हमने पढ़ा था BSc में, और अभी मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है। तो रियल एनालिसिस में आप इसको भी एनालाइज कर लोगे। मैथ्स ने कुछ छोड़ा नहीं है बच्चों, सबको डिफाइन कर दिया एक बार आके। हाँ, धीरे 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 आपको बताते हैं, है ना। अपन पढ़ते थे ना कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, हो गया ना फिर 11th में आने के बाद पॉसिबल, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है बच्चों, जैसे कि हो सकता है किसी के मन में आए, मैडम हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 होना चाहिए। ये 1 नहीं होगा, इसमें भी सुधार है। अच्छा, ऐसा क्यों? सुनो, a की पावर m है मान लो, और अपॉन a⁴ m है। ये क्या बन गया? a⁴ m-m, ये क्या हो गया? a⁴0। और वैसे अगर कैंसिल करते तो क्या आ जाता? 1, इसलिए तो ये 1 होता है ना। इसमें ये लॉजिक तो लगता है कम से कम। यहाँ क्या लॉजिक लगाओगे आप? हाँ, 0 की पावर m अपॉन 0 की पावर m, तो ये क्या लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं है। और इसकी वैल्यू 1 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है
है ना। तो इसलिए ये कुछ टर्म्स बच्चों इनडिटर्मिनेट टर्म्स हैं, और जब हमारा फंक्शन हमको लेकर यहाँ चला जाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं लिमिट्स लगाने के लिए, और यहीं पर लिमिट्स का आविष्कार या जन्म हुआ। ये समझ लो, इस तरह के जब आने लग गए, परेशानी होने लग गई, तो लिमिट्स लगानी पड़ गई, है ना। तो जैसे कि अब ये है एक लिमिटलेस फंक्शन, ये वाला है, इसकी जगह में चलिए यही ले लेते हैं। मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और मैं इनको लेकर जा रही हूँ 1 तक। ठीक, देखो क्या होगा बच्चों, मैंने इसको रफ वे यहाँ पर सॉल्व करके रखा है। देखो आपको दिख रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट। मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा बच्चों, ज़्यादा नहीं। फटाफट इसको आपके लिए बना रही हूँ, इस टेबल को। ठीक है, देखते जाइए क्या होगा। ये लिया मैंने x, ठीक है, और ये एफ एक्स, गॉट इट। यहाँ पर ऐसे कर दिया। पहली वैल्यू मैंने ली 0.9, ठीक है। तो 0.9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 8.1 होगा, है ना, -1 अपॉन ये हो गया 0.9 -1, तो ये आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.81, नॉट 8.1, 0.81, है ना। तो इसमें से हम 0.81 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपका आएगा 0.19, 0.19 अपॉन यहाँ पर क्या आने वाला है 0.1। तो यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए 1.9 पर, देखो ना 1.9, ठीक है। सेकेंड वैल्यू हम लेते हैं, सेकेंड वैल्यू हमने ली 0.99। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, आप कर लेना, आपको मिलेगा 1.99। हमको मालूम है यही मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करो, आ जाएगा तुरंत। अगली एक और ले लेते हैं, 0.999 करके देख लेना, ये आपको मिलेगा 1.999, ठीक है। अब आप बढ़ाते जाओ, और बढ़ा लो, 4 तक बढ़ा लो, थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मैं राइट से लौट रही हूँ, ठीक है। राइट से मैंने लिया पहले 1.1, 1.1 आप करके देखने, 1.1 करके दिखा दिया आपको। देखो 1.1 से ये क्या बन गया, 1.21 -1 अपॉन 1.1 -1, है ना। तो 0.21 अपॉन 0.1, देखो क्या आ गया, 2.1 आ गया, है ना। एक दिखा दिया आपको, बाकी बच्चों इसी तर्ज पर होती जाएंगी। ये मैंने ले लिया 1.01, तो आप करके देखना 2.01 आ जाएगी। फिर मैंने एक और लिया, ये लिया मैंने 1.001, तो ये आपको देगा, इट विल गिव यू 2.001, इस तरह से। मतलब आप इधर से जा रहे हो किसकी तरफ, 1 की, 1 मैंने 1 लिख दो यहाँ पे, नॉट डिफाइन लिख दो, नॉट डिफाइन, 1 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन जब आप 1 की तरफ जा रहे हो तो ये 2 की तरफ जा रहा है, देखो 2 की तरफ, है ना। और यहाँ से अगर आप 1 की तरफ जा रहे हो इस तरफ, तो ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी 2 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी, तो फंक्शन f(x) की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी वेन एवर यू अप्रोच टू 1। ओके, तो इस तरह से ये लिमिट्स के सम हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इस तरह से कोई करेगा नहीं। अब मैं आपको बताऊं, लिमिट्स के सम्स को सॉल्व करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, ठीक है। सेकेंड होता है बच्चों टेबुलर, ओके। थर्ड होता है एल्जेब्रिक। हिंदी वाले समझ लें, एक तो ग्राफ की तरह से होता है, एक हम सारणी बना के कर सकते हैं, और ये तो है बीजगणितीय, ये प्रैक्टिकल है, इसी से करेंगे हम सारे सवाल। आपको मेरा सारा समझाना जब आप सवाल करने जाओगे तो व्यर्थ लगने लगेगा, अरे मैम क्या ज़रूरत थी, वो तो सवाल तो चुटकियों में हो रहे हैं। हाँ, चुटकियों में हो रहे हैं, लेकिन बेस तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे की इमारत इसी बेस पर खड़ी होने वाली है। तो ग्राफिकल मैं अभी आपको बता रही हूँ, टेबुलर बातों बातों में मैंने आपको बता दिया। टेबुलर आपको मेथड्स में सबसे पहले जो मेथड मैंने बोला ग्राफिकल, हाँ, वो बताते हैं। आपका फंक्शन अब की बार मैं ले रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन हम ले रहे हैं x टू दी पावर 2 - 4,
अपॉन x माइनस टू नहीं रख सकते हो, 2 रख के देखो ना, इनडिटरमाइन टर्म 0 अपॉन 0 आ जाएगा, है ना। तो यानी हम इसको ग्राफिकल मेथड से आपको बताते हैं। एक x यहाँ लिया fx, ठीक है। कुछ ऐसा लेते हैं, देखो -2 -4 लेके देखें, -4 या -2, ठीक है, -2 लिया। तो कितना हुआ ये 4, है ना, 0, ये -2, तो ये तो 0 आ जाएगा, ऊपर 0 हो रहा है ना। फिर मैंने ले लिया आपका -1, -1 लेने से क्या हुआ बच्चों, 1/4, और ये हो गया -3, तो हो गया 4/3। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 लिया तो हो गया -4/-2, 2 आ गया। अब इसके बाद बस 2 नहीं लेंगे, हम 2 नहीं लेंगे, 2 के अलावा सब ले लेंगे। 4 ले लें, चलो 1 ले लेते हैं, 1। तो ये आएगा 1 -3, 1 -4 और 1 -2, तो -3/-1, तो ये +3 आ रहा है 1 रखने से। अभी हम 2 छोड़कर 4 ले लें, 3 भी छोड़ो, 4 ले लिया। 16 - 4 कितना आ गया, 12, और 4 - 2 कितना आ गया, 2, 6, तो 6, चलो 3 भी ले लेते हैं, 3 लिया, तो 3 3 9 - 4 5, और 3 - 2 5 आ गया। ओके, इतनी वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं, ठीक। ये मैं आपको कौन सा मेथड बताने जा रही हूँ, मैं आपको ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द लिमिट्स बताने वाली हूँ। हाँ, ग्राफिकल मेथड है ये। जस्ट सी, -2 0, -1 कुछ यहाँ पर, 0 2 कुछ यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, 3 5 कुछ यहाँ पर, 4 6 कुछ यहाँ पर, इस तरह से आएंगे वैल्यूज़, है ना, रफ वैल्यूज़ ली हैं, और इनको अब मैंने कर दिया ज्वाइन। अब आप गैस कर लो कि 2 पर कहाँ मिल रहा है। ये जो 2 आएगा ना, 1 2 समझो, तो 2 पर ये जहाँ मिल जाए, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट। तो ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड कोई लेता नहीं है एग्जाम में, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है, मुझे आपको बताना ज़रूरी था। तो इस फंक्शन के हमने पॉइंट्स लेकर प्लॉटिंग कर दी, और प्लॉटिंग करके फिर हमने देखा कि अगर ये 2 होता तो उस समय y की वैल्यू कितनी होती। ये जो अब मैं बता रही हूँ, ये वाली, ये हम निकाल लेते, देख लेते कितनी है, ये हमारा आंसर हो जाता। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड हो गया। और जो सेकेंड मेथड है टेबुलर फॉर्म, ये हमको यहाँ आपको पहले ही बता चुके हैं, उससे भी ये 2 आया। अब थर्ड आती है हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म, जो हमारी प्रिय है, सबसे प्रिय फॉर्म है एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर मैं इसको करने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके हम बच्चों फैक्टर्स ना कर दें, x² - 4 है ना, इसको हम x² - 2² लिख देते हैं, x - 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x + 2, x - 2 अपॉन x - 2, कैंसिल, x + 2। अब वैल्यू रख दो, क्योंकि अब हमको कोई इनडिटरमाइंड टर्म मिलने वाली नहीं है, तो आ गया 4। हमने टेबुलर वाला फॉर्म वाला किया था, वो हमने इसका किया था, याद होगा, 1 का, तो उसमें इसमें कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। ये हमने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है, इसमें हमने 2 लिया है ना, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ से भी देखो 2 तो लगभग ये 4 ही पहुँचेगी, 1 2 3 4 देख रहे हो, आपको दिख रहा है ये 4 ही पहुँच रही है, और यहाँ से 4 आ गया, है ना। अब ये जो एल्जेब्रिक मेथड होता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल मेथड है, यानी कि इसी से हमारे सभी सम्स होंगे। और इसको अप्लाई करने के भी 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड है। हाँ, फर्स्ट मेथड है आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी सरल कर लो, जैसे कि मैंने अभी किया। इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, फैक्टर्स भी कर सकते हो, यानी फैक्टर्स भी कर सकते हो, आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो, यानी फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। सेकंड मेथड बच्चों होता है रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयीकरण जानते हैं, सभी जानते हैं। परिमेयीकरण में भी एक नई बात सीखनी पड़ेगी। अब की बार परिमेयीकरण कई बार अंश का भी होगा, यानी न्यूमरेटर को भी आप रैशनलाइज कर दोगे ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। न्यूमरेटर का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, चलो अभी बहुत कुछ छोड़ो, अभी इतना ही समझ लो कि न्यूमरेटर का भी हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक,
हाँ, इसमें हम वैल्यू रखते हैं कैसे वो भी सीख लीजिए। जैसे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले लो और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटी क्वांटिटी, ये 0 हटा के मैं बच्चों 2 कर देती हूँ वो समझाने के लिए, 2 ले लिया, ठीक है। अब एक बहुत छोटी क्वांटिटी मैंने ले ली h, हाँ, यानी कि 2 के बिल्कुल नज़दीक होनी चाहिए, इतना छोटा h लिया कि अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो 2 के बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू आए, और 2 में से सब्ट्रैक्ट करूं, घटा दूं तो भी 2 के बिल्कुल नज़दीक वाली वैल्यू आए। ये इतना छोटा होना चाहिए। तो फिर हम इसको 0 की तरफ टेंड करवा दें ना, सबसे छोटा कौन होता है, 0 ही तो होता है। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने एक बहुत छोटी क्वांटिटी 0 ले ली, ओके। अब ये जो फंक्शन है इसमें हम 2 प्लस h रख देंगे, और प्लस h मतलब जैसे कि ग्राफ जा रहा है ये 2 है, 2 प्लस h मतलब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट। आपको मैंने बताया ना लिमिट लिखने का तरीका, प्लस लगाने से राइट हैंड लिमिट होती है, माइनस का साइन लगाने से लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ओके। तो प्लस लगा दिया ऐसे, और फिर हम क्या करेंगे, 0 माइनस यानी लेफ्ट, अब हम इधर इधर की वैल्यू ले रहे हैं 2 के बिल्कुल नज़दीक इस तरफ लेफ्ट में, तो ये हो गया 2 माइनस h, ये दोनों सेम आनी चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इसकी जब ज़रूरत आएगी ना तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। अब मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने आपको ये साइन की बात बताई या नहीं, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट, यानी कि आप सीधे हाथ की तरफ से 1 की तरफ आ रहे हो। और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का मतलब है कि आप लेफ्ट से 1 की तरफ जा रहे हो। अच्छा, ये माइनस का मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं होता, हो भी सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है यहाँ से उधर जा रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो। अगर आपको 1 की जगह 5 होता, आप 4 लेते, आप 3 लेते, आप 2 लेते, तो ये नेगेटिव थोड़ी है, लेकिन लेफ्ट से जा रहे हो 5 की तरफ, है ना, और इधर से आ रहे हो तो राइट हैंड लिमिट कहलाती है, यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। गॉट इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो लिमिट्स की मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बच्चों 2 फॉर्मूलों के, अच्छा एक चीज़ बीच में मिस हो रही है, वो हो रही है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रा का मतलब जब एल्जेब्रा आ गई समझ जाओ, प्लस माइनस इनटू यही सब होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 2 फलनों का योग की सीमा निकालना चाहते हैं, 2 फंक्शंस के सम की लिमिट निकालना चाहते हैं, अलग अलग सीमाओं का योग, यानी कि अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स करते हैं तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ए प्लस लिमिट एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, यानी कि 2 फंक्शंस के सम की लिमिट उनके इंडिविजुअल लिमिट्स के सम के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही सब बुक में दिया है, ये मेरा थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम ही समझो। x टेंड्स टू a है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स होता तो भी यही हो जाता, लिमिट x टेंड्स टू a, ये थर्ड है, ऐसे है मान लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ऐसे। डिवीजन के लिए भी यही है, अब मैं आपको नहीं लिख के दिखा रही हूँ बच्चों, आप कर लेना, डिवीजन के लिए भी यही है। और फिर एंड में अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट लिख ही दिया मैंने, एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ठीक है। लास्ट है अगर कोई कांस्टेंट है साथ में लैम्डा, और एक फंक्शन है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन ही एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे समझ लो, तो इसमें ये लैम्डा बाहर आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट को लिमिट से कोई लेना देना नहीं, ये बात याद रखना। छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है,
कांस्टेंट को लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लिमिट के दायरे से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम आपको दो फॉर्मूले सिखा रहे हैं। उन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी सिखा रहे हैं कि फॉर्मूले आए तो आए कहाँ से। ओके, चलिए अब हम आपको दो फॉर्मूलों का डेरिवेशन सिखाते हैं। इसमें से फर्स्ट है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू होती है n a टू दी पावर n माइनस 1, ये इसकी वैल्यू होती है। याद करो, अभी अभी हमने पिछले पेज पर किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू 4 आई थी। करके देखें, ये जो 4 है इसको आप 2 स्क्वायर समझो, है ना, तो ये a हो गया 2 और n भी हो गया 2। वैल्यू रख दे, n की जगह रखा 2, a के प्लेस पर रखा 2, पावर हो गई 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 4। अगर हम ये सब नहीं करते, सिंपल फॉर्मूला लगा देते तो 4। और उसके पहले हमने आपको शो किया था टेबल में ऐसे वाला, इसका आंसर 2 आया था। करके देखें, n तो 2 है, a 1 है, पावर 2 माइनस 1 तो 2 आ गया, उसमें भी 2 आया था। तो ये शॉर्टकट है कि नहीं? अब ये हुआ कैसे, वो आपको बताते हैं। अभी आपको मैंने h का इंट्रोडक्शन करवाया। h क्या होता है? एक बहुत छोटी क्वांटिटी जो a के लेफ्ट में भी हो सकती है और राइट में भी, बहुत छोटी। हाँ, वो a को हिला देती है अपनी जगह से, क्योंकि हम a पर वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन a के जस्ट पास वाली वैल्यू पर तो ले सकते हैं। तो हमने h लिया। ठीक है, अब हमारा जो चेंज हो जाएगा वो ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका a प्लस एच होल टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a। मैंने प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे। प्लस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ओके, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो, a से a तो कैंसिल हो गया, है ना। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब बच्चों यहाँ से इस ब्रैकेट में से मैं a कॉमन लेना चाहती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम ये a प्लस एच है, इसमें से आप a कैसे ले सकते हो कॉमन? a तो है ही नहीं कॉमन। हम बनाएंगे इसको कैसे? a प्लस एच है ना, h में हम a अपॉन a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो आ जाएगा ना a कॉमन आ गया। क्या हो गया? ये 1 प्लस एच अपॉन ए। हमारी जिद पूरी हो गई। और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है? n। अब ये जो n पावर है बच्चों, ये a के लिए भी है, ये इस ब्रैकेट के लिए भी है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया a टू दी पावर n 1 प्लस एच अपॉन a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन h। गॉट इट? अभी क्या? अभी और देखो आगे, इन दोनों में से a टू दी पावर n कॉमन है ना, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 प्लस एच अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन h। ठीक, अब ये आ गई आपकी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के लिए क्या होती है? 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन चलती जाती है। लास्ट में जो आता है वो आ जाता है, नेक्स्ट टू भी आना होता है। तो अभी हमें 3 टर्म से मतलब है, लास्ट से मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किससे? बाइनोमियल थ्योरम से। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस a टू दी पावर n। अब बेटा मैं इसको खोलने जा रही हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा 1 प्लस n, x क्या है हमारा? h अपॉन a। ठीक, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 मतलब क्या? 2। x के प्लेस पर क्या आएगा? h अपॉन a का होल स्क्वायर। एक और लिख दूँ, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। ये फैक्टोरियल 3 जो है वो 6 होता है। x क्यूब मीन्स h अपॉन a होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में क्या है हमारे पास? -1। इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1। अब ये 1 से ये 1 हुआ
कैंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ, अच्छा होल अपॉन एच तो है ही, इसको ये देखो ये वाला एच तो है ही। अब देखो क्या हुआ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ए टू दी पावर एन तो बाहर है, अब ये 1 से 1 भी कट चुका है, क्या रह गया, यहाँ रह गया एन एच अपॉन ए प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 6 एच क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन एंड होल अपॉन एच। देखो बच्चों ये एच कट गया, एक एच कॉमन ले लिया, ये समझ लो, तो ये एक एक एच कम हो गया, यहाँ से एच कॉमन एक स्टेप बचा लिया, ठीक है। एच कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता है एन अपॉन ए, ये क्या हो जाता है एच अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाता है एच स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, यही तो होता है ना। तो मैंने एक एच ऐसे उड़ा दिया। अब मैं लिमिट रख रही हूँ, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, एच की जगह सब जगह 0 रखने वाले हैं, ओके। तो ये क्या हो गया लिमिट, तो अब हटा दी, प्लस भी जरूरत नहीं थी, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एच इज इक्वल टू 0 इज सफिशेंट। अभी तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रख दिया 0, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये बच गया, यहाँ पर बच्चों ये n बच गया, n अपॉन ए बच गया, ये h तो हम हटा चुके थे इसकी वजह से, बाकी के सभी में h है, बढ़ता ही जा रहा है वो, तो सब 0 हो जाएंगे। लास्ट में 1 था वो पहले ही कैंसिल हो चुका है, तो सब 0। अब ये क्या बचा, a की पावर 1 है ना, 1 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो n a टू द पावर n माइनस 1, गॉट इट, आ गया ना, है ना। तो बस ये इसका प्रूफ है, ठीक। सेकंड प्रूफ बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये क्यों होती है, अभी बहुत कुछ है, ये 0 है, इन्फिनिटी भी लाई कर सकता था, उसके लिए भी है एक फॉर्मूला, लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल ये 2 ही है। साइन x अपॉन x 1 क्यों होगा, ठीक है। सेकंड हम यहाँ करते हैं, ये आपको फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इट इज ऑलवेज 1, ठीक। ये अब एक नया जो नेक्स्ट है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने एक यूनिट सर्कल का यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, ओके, जस्ट अ मिनट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक छोटा सा काम भी कई बार लंबा हो जाता है, ऐसे, ठीक। यूनिट सर्कल का मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया, इसके ऊपर कहीं भी एक रेडियस बना दी, ये रेडियस बना दी, ठीक है। ये जो इसका एंड पॉइंट आया, यहाँ से मैंने टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बना दी, और फिर एक एंगल बनाया एक्स रेडियन का, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए ना, साइन एक्स, तो मैंने इसका नाम रख दिया एक्स, एक, ओके। और नाम रख दें इसका ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका हो गया सी, है ना। और अब हम सी और ए को भी ज्वाइन करते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर ओ ए पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम रख दिया हमने डी, गॉट इट। इतनी प्रिपरेशन कर ली है। ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है, कहीं पर ओ सी आएगा तो हम 1 रख देंगे, कहीं पर ओ ए आएगा वहाँ भी हम 1 रख देंगे। तो एक बात और, इस डायग्राम में सबसे छोटा ट्रायंगल है ये वाला ओ ए सी, सबसे छोटा है ना। ये जो ट्रायंगल ओ ए सी है, इससे बड़ा ये सेक्टर है, इसमें ये पोर्शन ऐड हो रहा है। ओ ए सी ये जो सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल ओ ए सी त्रिभुज से बड़ा है, और इन दोनों से बड़ा कौन, ओ ए बी, ये उनसे भी बड़ा है, ठीक है। तो पहले हम, ये एक सैंडविच प्रमेय होती है बेटा, सैंडविच थ्योरम, वो बुक में है, उसको समझना, वहां से लिया मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी सबसे छोटा है, इससे बड़ा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ये सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, और सबसे बड़ा है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। तो लिखें ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, 1/2 ओ ए इंटू सी डी, 1/2 इंटू ओ ए इंटू सी डी, है ना। सेक्टर का आपको पता है थीटा अपॉन 360 होता है ना।
इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस क्या ले लूँ 1, कोई भी ले लो रेडियस है ना, स्क्वायर, और ओ ए भी कोई भी, मतलब आप ओ ए भी ले सकते थे आप, ओ सी, ये मेरा मतलब है। अब आ जाइए ओ ए बी पर। ओ ए बी का एरिया तो बहुत सिंपल है, 1/2 ए बी इंटू ओ ए बी इंटू ओ ए। तो 1/ओ ए कितना है 1, है ना, तो ये हो गया आपका सी डी अपॉन 2। अब बच्चों 360 क्या होता है, 360 तो 2 पाई ही तो होता है ना, अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 पाई होता है, तो क्या हो गया यहाँ पर x/2 बच गया, ये 2 पाई है ना बच्चों, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 बच गया, और यहाँ पर ओ ए कितना है 1, ये हो गया AB/2 ऐसे। अब 2 तीनों तरफ से कैंसिल, तो क्या रह गया सी डी लेस देन एक्स लेस देन ए बी, इतना आ गया, क्लियर हुआ। अब आ जाइए आगे की कार्यवाही पर। इसको देखिए ओ सी को, ये सॉरी सी डी को, ये रहा सी डी, ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला, ठीक, सी डी मुझे मालूम नहीं है लेकिन ओ सी तो मालूम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो सी डी अपॉन ओ सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन थीटा का होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो ये साइन एक्स हो गया। अब सी डी तो मुझे मालूम नहीं है, ये क्या बन गया ओ सी साइन एक्स, और ओ सी कितना 1, रेडियस है ना बच्चों, है ना, तो 1, तो सी डी के प्लेस पर आप साइन एक्स लिख सकते हो, कितनी बढ़िया चीज हो गई है, देखो आप। अब ये x, अब आ जाओ ए बी पर। ए बी आपको नहीं मालूम लेकिन ओ ए तो मालूम है, ओ ए 1 है ना, अब हम ए बी को कन्वर्ट करेंगे ओ ए के टर्म्स में, तो त्रिभुज ओ ए बी को देखो, इसमें ये आधार है और ये लंब है, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख दूं मैं tan x इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि एंगल ये है ना बच्चों, तो ये आधार हुआ, एंगल ये है ना यहाँ बन रहा है, तो आधार ओ ए हुआ और बी ए लंब हो गया, उल्टा होगा, ये होगा ए बी बटे ओ ए, लंब बटे आधार, है ना, तो इसका मतलब tan x इज इक्वल टू ए बी, ओ ए तो 1 होता है, यानी ए बी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं tan x, सिंपल, कुछ खास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स से तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये रह जाएगा 1, ये हो जाएगा x अपॉन साइन एक्स, और ये tan x क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, और इसके अपॉन में कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या रह गया 1x अपॉन साइन एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अब एक बात बताइए, 2 3 से छोटा होता है, हाँ होता है, क्या 1/2 1/3 से छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, एक रोटी के 2 टुकड़े करो या एक रोटी के 3, कौन सा बड़ा होगा, ये तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम लेने से चिन्ह पलट जाता है। अब मैं व्युत्क्रम ले रही हूँ, तो 1 का व्युत्क्रम तो 1 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब आपको क्या रखना है एक्स के प्लेस पर, 0 रखते हैं, ये 0 रखा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो एक वैल्यू जो 1 से बड़ी है 1 से ही छोटी है, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 इज 1, गॉट इट। यहाँ कांस्टेंट था लेकिन यहाँ 0 रखने से 1 आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 1 से बड़ा है और 1 से ही छोटा है, इसका मतलब ये उधर कुछ नहीं है, ये 1 ही है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड फॉर्मूला था जो मैंने पूरा प्रूफ आपको बता दिया, ठीक है। तो बस अब हम सीधे क्वेश्चंस पर जंप कर सकते हैं आफ्टर इतनी मेहनत। अब ये आया एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ये डायरेक्ट हो रहा है, इसमें लिमिट नहीं लगानी है, लिमिट हम कब लगाएंगे जब इनडिटर्मिनेट टर्म हमको परेशान करेंगे, गॉट इट। बेशक ये लिमिट है लेकिन हम लिमिट तभी यूज करेंगे, हम अपनी मेहनत तभी लगाएंगे जब कोई इनडिटर्मिनेट टर्म हमको मिलेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो ये मिल जाएगा 3 + 3 से हो जाएगा 6,
गॉट इट। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। यहाँ भी हम डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे पाई माइनस 22/7। बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन वो लगभग होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो हमको क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम उसको 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट, यहाँ लेती हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 2 ही क्वेश्चंस इसमें और रखने हैं मुझे, यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। रख दिया आपने 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो 19/2 आ गया। फिफ्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू -1, x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। रख दो -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 तो ये हो गया 1 -1 प्लस 1 अपॉन -2। मुझे लगा कि कहीं ये इनडिटरमाइंड टर्म तो नहीं, तो आपका -1/2। गॉट इट। तो इस तरह से 5 सम्स along with full explanation of limit up to the level class 11 CBSE। इतना बच्चों मैंने आपको करा दिया। लिमिट इतनी नहीं है, लिमिट बहुत विस्तृत टॉपिक है फिजिक्स में, और कई जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्रैक्टिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रैक्टिकल। इंजीनियर्स जो होते हैं वो लिमिट्स का बहुत यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क में। तो बाकी के बच्चों हम लेंगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।